प्रीवियस वीडियो में हमने साइकोमेट्रिक अप्रोचेस की कुछ थ्योरीज देखी थी, जिसमें हमने यूनिट फैक्टर थ्योरी जो कि एल्बर्ट बिनेट ने दी थी। उसके बाद हमने देखा बाय फैक्टर थ्योरी एंड टू फैक्टर थ्योरी जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। उसके बाद हमने देखा थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो लुईस थर्स्टन ने दिया। और उसके बाद हमने देखा हायरार्किकल मॉडल जिसमें वो इंटेलिजेंस को दो लेवल्स में डिवाइड करता है। तो ये हमारी फिफ्थ थ्योरी है इंटेलेक्ट मॉडल, जो कि जेबी गुइल्सबर्ग ने दिया 1988 में। तो इसमें जेबी गुइल्सबर्ग इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स को 3 डायमेंशंस में डिवाइड करते हैं: ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशंस क्या? जो हम कर रहे हैं, जो रिस्पोंडेंट जो करता है, हम किसी भी इंफॉर्मेशन पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेशन ट्रेड। उसके बाद कंटेंट्स, हम कैसे इंफॉर्मेशन, कैसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, नेचर ऑफ मटेरियल इज कंटेंट। एंड थर्ड इज प्रोडक्ट्स कि जो हमने इंफॉर्मेशन पे वर्क किया तो ऑपरेशन के बाद क्या किस फॉर्म में वो बनकर आया है, दैट इज प्रोडक्ट्स। ऑपरेशंस आर व्हाट रिस्पोंडेंट डज। तो ये 6 होते हैं: मेमोरी रिकॉर्डिंग, कॉग्निशन, कन्वर्जन प्रोडक्शन। कन्वर्जन प्रोडक्शन मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम जनरलाइज करके कैसे समझ रहे हैं। कन्वर्ज मतलब जुड़ना, मिलना। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट इज अपोजिट ऑफ कन्वर्जेंट, मतलब जो हमें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम समझ के बाकी जगह कैसे अप्लाई कर रहे हैं। डाइवर्जेंट मतलब विस्तृत होना। उसके बाद मेमोरी रिटेंशन, हम कैसे चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं, कैसे याद कर पा रहे हैं। और इवैल्यूएशन, तो याद करने के लिए तो समझ लीजिए कि पहले मेमोरी रिकॉर्डिंग को भी हमें नई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम पहले से रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसमें कॉग्निटिव प्रोसेसेस करेंगे, फिर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, फिर मेमोरी रिटेंशन और फिर इवैल्यूएशन। उसके बाद है कंटेंट। कंटेंट जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका नेचर कैसा है, या तो वो विजुअल फॉर्म में हो सकती है या ऑडिटरी, हमने वो सुनने वाली इंफॉर्मेशन मिल, हम कान से सुने। विजुअल मतलब जो हम देख के रिसीव करें इंफॉर्मेशन। सिमेंटिक हो सकती है, वर्ड्स के फॉर्म में हो सकती है जो हम पढ़ें और फिर उसे अपने अटेंशन पे करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करें। वो सिम्बॉलिक फॉर्म में हो सकती है, लेटर्स की फॉर्म में, और या तो वो बिहेवियर के फॉर्म में हो सकती है। उसके बाद प्रोडक्ट की ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम उसे किस फॉर्म में समझ रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं। तो या तो वो यूनिट की फॉर्म में हो सकता है, या क्लासेस मतलब कैटेगरी की फॉर्म में, या रिलेशंस, हम चीज़ों के बीच में रिलेशन देखकर फिर समझ सकते हैं, या सिस्टम, जैसे ट्री बनाते थे तो तब हम सिस्टम के फॉर्म में चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, हम चेंजेस के फॉर्म में चीज़ें समझ सकते हैं कि पहले ये चीज़ ऐसी थी और फिर ऐसी हुई। या फिर हम इम्प्लीकेशन की फॉर्म में समझ सकते हैं, चीज़ों को अप्लाई करके समझ सकते हैं कि इसका यहाँ पर एप्लीकेशन होता है। ये जैसे कोई छोटा बच्चा होगा तो वो समझेगा कि ये टैप है, तो इसको हम हाथ धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये इम्प्लीकेशन की फॉर्म में समझ सकते हैं। तो 6 ऑपरेशन, 5 कंटेंट और 6 प्रोडक्ट से मिलकर ये कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर जेबी गुइल्सबर्ग सजेस्ट करते हैं, जिसमें 180 सेल्स हैं। 6 × 5 × 6 becomes 180। तो वो ऐसा समझते हैं कि ये सेल्स में कम से कम एक ऑपरेशन, एक कंटेंट और एक प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, और हर सेल इन तीनों डायमेंशन के क्रॉस बटा हुआ है। तो इसी के साथ साइकोमेट्रिक अप्रोच खत्म हो गई, और अब हम अगले अप्रोच पे आते हैं जो कि है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच उन थ्योरीज तो जैसे कि हमने पढ़ा था, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इंटेलिजेंस की फंक्शनैलिटी पे बात करता है कि कोई इंटेलिजेंट पर्सन कैसे बिहेव करता है और उसके माइंड में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं जब वो एक इंटेलिजेंट एक्ट करता है। तो इसमें फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि गार्डनर ने दी थी।
मतलब जैसे हम देख रहे थे कि यूनिफैक्टर थ्योरी में एल्फ्रेड ने कहा कि कुछ लिस्ट है और अगर वो ट्रेड्स हैं तो एक इंडिविजुअल को इंटेलिजेंट बोल सकता है, हम उसे कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। पर गार्डनर ने कहा कि कोई एक डिस्टिंक्ट टाइप नहीं होता इंटेलिजेंस का। और उन्होंने बताया कि कई तरह की इंटेलिजेंसेस हो सकती है, जैसे कि हम अभी तक यही समझते थे कि जिसके पढ़ाई में अच्छे नंबर आ रहे हैं, या जैसे आपके घर वाले समझते होंगे कि अगर कोई टॉपर है और किसी की पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वही इंटेलिजेंट है। बट ऐसा नहीं होता, इंटेलिजेंस के भी कई टाइप्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे। इन्होंने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक टाइप है इंटेलिजेंस का तो उसमें दूसरा टाइप भी हो, मतलब कोई भी जितने भी टाइप्स बताए उनमें से कोई भी इंटेलिजेंस का टाइप मतलब डिपेंडेंट नहीं है कि जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि ये टाइप है तो दूसरा टाइप भी हो, इसका मतलब ये नहीं है। तो फर्स्ट टाइप जो उन्होंने बताया वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसका मतलब लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में जो इंटेलिजेंस है, जो वर्ड स्मार्ट लोग होते हैं वो उनको पता होता है कि कैसे अच्छे से प्रॉपर वर्ड्स को यूज़ करके वो अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है पोएट्स एंड राइटर्स, क्योंकि उनको पता होता है कि कैसे और कहाँ पे वो वर्ड्स यूज़ करके वो अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर सकता है। उसके बाद है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो न्यूमेरिकल एबिलिटीज और प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो सब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आता है। और जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। उसके बाद थर्ड स्पेशल इंटेलिजेंस, कि हम कैसे फिजिकल वर्ल्ड को अपने माइंड में पैटर्न्स और इमेजेस की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है पायलट्स और सर्जन्स। उसके बाद है फोर्थ म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो अलग अलग नई नई सेंसेशंस और म्यूजिकल रिदम्स के लिए समझना, उसकी समझ वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आती है। इसकी एग्जांपल सिंगर्स और म्यूजिशियंस जो कि नए नए रिदम्स बना सकते हैं, नए गाने कंपोज कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है ट्राइके थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। तो ये इंटेलिजेंस को देखते हैं हम एज एन एबिलिटी टू अडाप्ट, हम अपने इन्वायरमेंट में कैसे अडाप्ट कर रहे हैं, कैसे उसको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम बदल रहे हैं, कैसे शेप कर रहे हैं। और अगर हमें वो समझ नहीं आ रहा है, अगर हम उसे वैसे वो पसंद नहीं आ रहा है, तो हम कैसे नेक्स्ट एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करते हैं, दूसरे एनवायरनमेंट को चूज करके उसको सिलेक्ट करते हैं, ताकि हम अपने और अपनी सोसाइटी के जितने गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकें। तो इंटेलिजेंस के ये 3 टाइप्स देखते हैं हम। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, जिसे एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। तो इसमें ये 3 कंपोनेंट्स देखते हैं हम। नॉलेज एक्विजिशन, हम कैसे नॉलेज को हम कैसे चीज़ों को जान रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। उसके बाद मेटा कंपोनेंट्स, हम कैसे प्लानिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। और थर्ड इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट, हम जब एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। तो इसका छोटे से एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे कोई हेयर स्टाइल हमें सीखना है, तो अगर हेयर स्टाइल सीखना है तो हम पहले यूट्यूब पे सपोज हमने उसका वीडियो देखा कि कैसे वो बना सकते हैं। जैसे कोई शुरुआत में ब्रीडिंग करना सीखता है, तो वो देखेगा वीडियो या किसी से सीखेगा कि कैसे वो कर रहे हैं। उसके बाद मेटा कंपोनेंट्स में वो देखेंगे वो कि वो कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे जो उसने जाना है वीडियो के थ्रू वो उसे कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। परफॉर्मेंस कंपोनेंट में वो जब एक्चुअली ब्रेड बनाए, जब वो एक्चुअली वो हेयर स्टाइल बना रहे हैं, तो परफॉर्मेंस कंपोनेंट वो हुआ। उसके बाद सेकेंड टाइप इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, इसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। तो जो लोग एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं, वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और थर्ड इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, जितने भी स्ट्रीट स्मार्ट पीपल होते हैं, जितने बिजनेसमैन होते हैं, वो सब कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट करके उसे शेप करके अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसे मॉडिफाई करके ये अपने गोल्स को अचीव करता है। तो दिस इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो ये थी ट्रायड थ्योरी। अब इसके बाद अगली थ्योरी टास्क मॉडल, या कहें तो प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये मॉडल जेपी दास, जैक मैकलेरी एंड केबी ने दिया था। तो इसमें वो कहते हैं कि कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के कुछ पार्ट्स की वजह से होती है, जिन्हें फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन कहते हैं। और यही फंक्शनल यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं पास्ट के लिए, मतलब प्लानिंग के लिए, टेंशन या अराउजल या और साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव फंक्शनिंग के लिए। तो अटेंशन या अराउजल, तो अराउजल क्या होता है? टेंशन, एक जो हम एक टेंशन एक्सपीरियंस करते हैं। तो अटेंशन अराउजल तब होता है जब हम किसी भी स्टिमुलस को देखते हैं, जब हम एक चेंज देखते हैं अपने इन्वायरमेंट में। जैसे अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पे एक्ट करना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हमें पहले उस पर अटेंशन पे करनी पड़ेगी। अब वो तब होगा जब हम अराउज हो जाएंगे, जब हमें ये टेंशन डेवलप हो जाएगी, जब हम टेंशन एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तब हम अटेंड करेंगे स्टिमुलस पर। ये अगर ज़्यादा हो गई या कम है तो भी हम अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि क्लास में आपके टीचर ने कहा कि हम एक क्विज करेंगे जिसमें मैं सबके मार्क्स नोट करूँगा, तो ये सुनते ही आप अराउज हो गए, हमें टेंशन डेवलप हुई, तो जिसकी वजह से आप अटेंशन पे करेंगे कि हो क्या रहा है, क्वेश्चन कौन से आपसे पूछे जा रहे हैं, किससे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर यही टेंशन ज़्यादा हो गई या कम हुई, तो आप सही से स्टिमुलस या क्वेश्चन को सुन नहीं पाएंगे, आप सही से अटेंड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग तब होती है जब हम चीज़ों के बीच में रिलेशन देखकर उसको पैराफ्रेज अपने हिसाब से समझते हैं, उसके रिलेशंस देखकर हम उन्हें कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं। इसकी एग्जांपल है आरपीएम टेस्ट। आरपीएम टेस्ट रैपिड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट होता है, एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसमें होता क्या है कि कोई फिगर होती है जिसका एक पोर्शन मिसिंग होता है, और
आइडियाज आते हैं जो इसको कंप्लीट करते हैं। तो हम सपोज यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स हैं, तो हम जब इसे सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम बार बार हर पिक्चर को लगा कर देखते हैं कि क्या ये इस पिक्चर को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। ऐसा जब न्यूज़पेपर में पजल्स आती हैं तो भी हम करते हैं। और तो ये है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। और सक्सेसिव प्रोसेसिंग तब होती है जब हम सीरियसली चीज़ों को लर्न करते हैं, सीरियसली चीज़ों को प्रोसेस कर रहे होते हैं। जैसे डिजिट जब हम लर्न करते हैं या अल्फाबेट जब हम लर्न करते हैं तो हम सीरियसली सक्सेसिव प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम ऐसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे होंगे तो हमें एक के बाद एक वो सीरियली याद आती जाएगी। तो ये तो सक्सेसिव प्रोसेस है। उसके बाद थर्ड है इसका स्टेप प्लानिंग। हम इम्प्लीमेंट करने से पहले हम चीज़ों को प्लान करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो काम कर रही है कि नहीं। और अगर वो काम नहीं कर रही है तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे था एग्जाम्पल लिया मैंने टेस्ट का। तो जब हमको ये पता चला कि यहाँ पे हमसे एक क्विज हमें एक क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो हमने अटेंड किया। उसके बाद साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग का यूज़ करके हम समझे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम एक पैटर्न देख रहे होंगे कि ये सर हमसे कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ज़्यादा या हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और उसके बाद हम प्लान करेंगे कि अगर मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो मैं क्या आंसर दूँगा। तो फिर हम इस तरह से पास मॉडल को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ ऑब्जेक्ट में क्लियरली ये भी कहते हैं कि ये जितनी क्रिटिकल प्रोसेसेस इंटरैक्टिव इन नेचर है, डायनामिक है और एक नॉलेज बेस पे वर्क कर रही होती है। मतलब अगर हमें जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हमें उससे पहले उस चीज़ का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। जैसे अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें इतना होना चाहिए कि हम देख पाएँ इस चीज़ों को या हम पढ़ पाएँ हमसे क्या बोला, हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो या तो ये नॉलेज बेस फॉर्मली डेवलप हुआ हो सकता है या इनफॉर्मली अपने एक्सपीरियंस से। और इसके बाद जेपी रास ने एक टेस्ट डेवलप किया था, बैटरी ऑफ टेस्ट CAS, जिसे कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम कहते हैं। ये एक बैटरी ऑफ टेस्ट है जिसमें नॉन वर्बल और वर्बल दोनों ही टास्क हैं और जो 5 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग है कि फर्क नहीं पड़ता कौन सी क्लास में है, आपकी कहाँ तक स्कूलिंग हुई है भी कि नहीं, तो उससे इस टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कुछ वर्बल नॉन वर्बल टास्क परफॉर्म करने होते हैं पार्टिसिपेंट को। इस टेस्ट के रिजल्ट का यूज़ कुछ बच्चों के कॉग्निटिव डेफिसिट्स को पहचानने में और उसको सुधारने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये थे इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज और इसी के साथ हमारे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस टॉपिक खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना और शेयर दिस वीडियो ताकि और लोगों को हेल्प मिले। एंड आई गो अब प्रिपरेशन चल रही है।